स्वागत है आप सभी का डाउट नट पर। बात कर रहे हैं बेटा यहाँ पर आज एक नया अध्याय स्टार्ट कर रहे हैं हम। नाम है उत्सर्जी उत्पाद और उनका निष्कासन, यानी कुल मिलाकर यहाँ पर जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो है उत्सर्जन तंत्र यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, सो आइए स्टार्ट करते हैं। किसकी बात करने वाले हैं बेटा जी? उत्सर्जन तंत्र की बात करने वाले हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम की हम बात करने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है, देखिए इस एनिमेशन को देखकर आपको कुछ समझ में तो आ ही गया होगा, आपने पढ़ा भी हुआ है। उत्सर्जन तंत्र के अंतर्गत हमारी अगर हम बात करें, हमारा उत्सर्जी अंग कौन से होते हैं? सो ये होती है, ये मुख्य रूप से ये कौन? किडनी, जिसको हम वृक्क बोलते हैं। इनसे नलिकाएं निकलती हैं जिसे मूत्र नलिका बोलते हैं। ठीक है, मूत्र नलिका देखो, ये दो किडनी है, दोनों किडनी से मूत्र नलिका निकलती है। ये मूत्र नलिका नीचे आकर खुलती है किसमें? मूत्राशय में। एक ऐसी संरचना जिसके अंदर मूत्र इकट्ठा होता है, फिर इससे नीचे निकलता है क्या? मूत्र मार्ग। ठीक है, सो मुख्य रूप से यहाँ पर हमारा जो उत्सर्जी अंग जो है वो कौन है? किडनी है, क्योंकि इसी में किसका फॉर्मेशन होता है? मूत्र का, यूरिन का, जो एक उत्सर्जी उत्पाद है। ठीक है, चलिए सर इतनी सी बात समझ में आ गई। अब हमारी एनसीईआरटी स्टार्ट कैसे करती है? देखिए हमारी एनसीईआरटी बोलती है भाई कि हर जीव जो है खाना खाता है। हाँ खाता है, बिल्कुल खाता है। भोजन, बिना भोजन के तो जिंदा नहीं रह सकता है ना, खाता है। अब वो जब भोजन का उपभोग करता है तो कुछ अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं। क्या बोला मैंने? ध्यान से सुन। मैंने भोजन खाया, भोजन खाने से मेरे अंदर कुछ ऐसे उत्पाद बने जो मेरे लिए टॉक्सिक हैं, विषैले हैं, अपशिष्ट कहलाते हैं। तो ऐसे अपशिष्ट पदार्थों को निकालना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा, है ना। और उनको त्यागने से संबंधित जो तंत्र होता है उसे हम क्या बोलेंगे? उत्सर्जन तंत्र। बताइए ये बिल्कुल बालकों वाली, छोटे बालकों वाली लैंग्वेज में चीज समझ में आई कि नहीं आई? बहुत ही छोटे बालक की तरह मैंने आपको समझाया क्या कि व्हाट इज उत्सर्जन तंत्र, व्हाट इज एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो हम बोलेंगे एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा तंत्र जिसके अंतर्गत हम क्या करने वाले? शरीर में जो हानिकारक पदार्थ बनेंगे, अपशिष्ट पदार्थ बनेंगे, वेस्टफुल मटेरियल बनेंगे, टॉक्सिक मटेरियल बनेंगे, उन सबको शरीर से निकालना। प्रक्रिया क्या कहलाएगी? उत्सर्जन। उससे संबंधित जितने भी संरचनाएं आएंगी वो मिलकर क्या बनाएंगी? उत्सर्जन तंत्र। ओके सर, ये तो मीनिंग समझ में आ गया कि व्हाट इज उत्सर्जन, व्हाट इज उत्सर्जन तंत्र। ओके, अब ये बताइए निकलता क्या है? अपशिष्ट पदार्थ क्या है जो निकलने वाला है? तो देखिए तीन मुख्य अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। कौन कौन से? एक होता है बेटा जी अमोनिया। एक कौन होता है? अमोनिया। एक होता है बच्चों यहां पर याद रखना यूरिया। कौन होता है? यूरिया। और एक है यूरिक अम्ल। कौन है बेटा? यूरिक अम्ल। तो मैंने आपसे सिंपल सी तीन बिंदु बोले कि मुख्य रूप से तीन अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। क्या सिर्फ तीन ही होते हैं? उसके अलावा नहीं होते, और भी होते हैं। मेन कौन है? तीन है। तो सबसे पहला कौन सा था बेटा? अमोनिया, जो सबसे ज्यादा क्या होता है? विषैला होता है। जैसे अब मैं इसको यहां पर अगर लिखूं तो ध्यान से देखना। देखिए एक है अमोनिया, एक है यूरिया और एक है यूरिक अम्ल यानी यूरिक एसिड। अब ये ना कहना सर हिंदी में अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, हिंदी में भी यही बोलेंगे। अमोनिया को अमोनिया, यूरिया को यूरिया, यूरिक एसिड को यूरिक अम्ल। ओके सर, अब बात आ रही है इनमें से सबसे खतरनाक कौन सा होता है, सबसे विषैला कौन सा होता है? तो हम सीधी सी बात बोलेंगे क्या? सबसे विषैला कौन होता है? अमोनिया। उससे थोड़ा सा कम कौन? यूरिया। और सबसे कम कौन? यूरिक अम्ल। तो सबसे कम विषैला कौन? यूरिक अम्ल। सबसे ज्यादा विषैला कौन? अमोनिया। विषैला कैसे निर्धारित किया? कि जो शरीर की क्रिया विधि को खराब करेगा। ध्यान से सुनना, हमने कैसे तय किया कि भैया ये ज्यादा विषैला है? अगर मेरे अंदर अमोनिया डाल दो, मेरे अंदर यूरिक अम्ल डाल दो, तो अमोनिया मुझे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। समझ रहे हैं? मेरी जो किडनी है उसको ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। तो ज्यादा टॉक्सिक कौन हुआ? ज्यादा विषैला कौन हुआ? ये तो सब तीन प्रकार के मुख्य रूप से अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। ऐसे अपशिष्ट पदार्थ जिनके अंदर क्या मिल रही है? नाइट्रोजन। तो इनको हम क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ। क्या मिलती है इनके अंदर? नाइट्रोजन मिलती है, इसलिए हम क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ। डन। अब देखिए ये जो है ये सबसे ज्यादा विषैला है। अगर हमने विषैलापन जो है उसके आधार पर अगर मैं देखूं तो सबसे ज्यादा विषैला कौन सा था बेटा जी? आपका अमोनिया था। ओके सर, नो प्रॉब्लम। अब मैं देख रहा हूं जल में घुलनशील, जल में घुलनशील, जल में घुलनशीलता के आधार पर मैं देख रहा हूं कि कौन सबसे ज्यादा जल में घुलनशील है। तो सेम कंडीशन,
अमोनिया जो है वो यूरिया से ज्यादा जल में घुलनशील है। यूरिया जो है यूरिक अम्ल से ज्यादा घुलनशील है किसमें? जल में। अब मैं आपसे एक सिंपल सा प्रश्न पूछता हूं, जरा सामने देखिए। मैंने क्या देखे? दो आधार पर देखा अपशिष्ट पदार्थों को। एक मैंने देखा विषैलेपन के आधार पर, एक मैंने देखा जल में घुलनशीलता के आधार पर। सबसे ज्यादा विषैला कौन? अमोनिया। और सबसे ज्यादा जल में घुलनशील भी कौन? अमोनिया। उससे कम विषैला कौन? यूरिया। और जल में घुलनशील है लेकिन अमोनिया से कम है। और इससे कम विषैला यूरिक अम्ल और जल में घुलनशील सबसे कम है कौन? यूरिक अम्ल। चलो सर, ये चीज हमें समझ में आ गई। अब मेरा प्रश्न ये है, ध्यान से सुनना। एक जीव है जो पानी में मिल रहा है, एक जीव है जो स्थल पर मिल रहा है लेकिन पानी पी रहा है, एक जीव जो स्थल पर मिल रहा है पानी कम पी रहा है। सिंपल से तीन बिंदु बोले मैंने बोला एक जीव जो पानी में रह रहा है, एक जीव जो स्थल पर है लेकिन पानी पी रहा है, एक जीव जो स्थल पर है, तीसरी कंडीशन स्थल पर है लेकिन पानी कम पी रहा है, बहुत कम पी रहा है। अब आप मुझे बताएं, वो जीव जो पानी में है, उसके चारों तरफ पानी है, वो जीव जिनके अंदर अपशिष्ट पदार्थ अमोनिया बनेगा, अमोनिया जो जल्दी से जल में घुल जाएगा, तो क्या कोई स्पेसिफिक अंग की जरूरत पड़ेगी या सीधा त्वचा से अमोनिया निकल जाएगा सीधा पानी में घुलकर बाहर? सोचिए, मैं एक ऐसा जीव हूं जो पानी में मिल रहा हूं, मेरे अंदर क्या बना? अमोनिया बना। ध्यान से सुनना, मेरे अंदर क्या बना? अमोनिया बना। ओके सर, सबसे ज्यादा हानिकारक कौन है? अमोनिया। ये सबसे पहले बनता है, सबसे पहले फर्स्ट। हम किसी भी शरीर में सबसे पहला अपशिष्ट पदार्थ क्या बनता है? अमोनिया। उसके बाद बनता है यूरिया और उसके बाद बन रहा है यूरिक अम्ल। ठीक है, अब जरा इमेजिन करिए, मैं किस में मिल रहा हूं? पानी में। मेरे अंदर क्या बना? अमोनिया। क्या मुझे अमोनिया को यूरिया में बदलने की जरूरत है? नहीं सर। मेरे अंदर क्या बना? अमोनिया। मेरे चारों तरफ क्या मिल रहा है? जल। मैंने अपना अमोनिया निकाल दिया किसमें? जल में घुल गया और फटाफट निकल गया। जरा सोचिए, ऐसे जीव जो अमोनिया निकालेंगे उनको हम क्या बोलेंगे? अमोनिया उत्सर्जी बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? बोलेंगे ना। तो बेटा ये पहली लाइन यहां पर यही तो लिखी हुई है कि सबसे ज्यादा सर्वाधिक टॉक्सिक जो होता है, विषैला जो होता है, वो कौन होता है? अमोनिया। और इसको निकालने के लिए ज्यादा से ज्यादा जल की जरूरत होती है और ये जल्दी जल में घुल भी जाता है, बहुत ज्यादा जल भी चाहिए और ये जल्दी जल में घुल भी जाता है। ऐसे जीव जो इस प्रक्रिया को दर्शाएंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे? अमोनिया उत्सर्जी। ऐसे जीवों को हम क्या बोलेंगे? अमोनिया उत्सर्जी बोलेंगे, अमोनोटैलिक बोलेंगे। सर कौन होते हैं? याद रखना, भूल ना जाइएगा। अस्थिल मछलियां। सर अस्थिल मछलियां कौन सी होती है? याद कर, पढ़ाया हुआ है प्राणी जगत में। अस्थिल मछलियां जिनके अंदर क्या होती है? अस्थियां होती है। याद कर, ऑस्टियोसाइट्स, ऑस्टिकथीज, याद आ रहा है? ऑस्टिकथीज, कॉन्ड्रेक्थीज, याद आ रहा है? तो अस्थिल मछलियां कौन सी थी? ऑस्टिकथीज थी। अस्थिल मछलियां, उभयचर, जलीय कीट अमोनिया निकालते हैं। तीन वर्ड याद रखना, तीन। अस्थिल मछलियां, उभयचर और जलीय कीट। जलीय कीट, उभयचर, अस्थिल मछलियां क्या निकालते हैं? अमोनिया। कोई व्रक मिलता है क्या? नहीं, सीधा त्वचा से या मछलियां जो होती है अपने क्लोम से निकाल देती है अमोनिया। ओके सर, ये पहली कंडीशन है। दूसरा, वो जीव जो यूरिया निकालेंगे। अब जरा सोचिए, जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ, जीव पानी से निकल कर कहां पर आए? स्थल पर आए ना। स्थल पर जब आए, जैसे हम स्थल पर आए, है ना, हमारे अंदर बनता क्या है? सर हमारे अंदर अमोनिया बनता है, लेकिन हमारे चारों तरफ पानी है क्या? हम अपनी त्वचा से अमोनिया निकाल कर सीधा पानी में डाल दे? नहीं ना। लेकिन हम पानी पीते हैं। हाँ सर, पीते हैं। तो जरा सोचिए, दिमाग लगाए, हमारे अंदर अमोनिया बना? हाँ बना। और अमोनिया हमारे लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक है। तो क्या करना पड़ेगा? हमें इस अमोनिया को बदलना पड़ेगा। किसमें? यूरिया में। और प्रभु ये काम कहां पर होता है? यकृत में होता है। याद रखना, लीवर में होता है कि लीवर में अमोनिया को किसमें बदला जाता है? यूरिया में। एक चक्र होता है जो हमारी एनसीईआरटी में लिखा नहीं हुआ, जिसका नाम होता है ऑर्निथिन चक्र। ऑर्निथिन चक्र होता है, एक चक्र होता है ऑर्निथिन चक्र, जिसके अंतर्गत हम अमोनिया को किसमें बदलते हैं? बेटा यूरिया में बदलते हैं। ये यूरिया हमारे अंदर बनता है, कहां पर बनता है? हमारे लीवर में बनता है। लीवर से निकलकर किस में आ जाता है? रक्त में आ जाता है। वो रक्त हमारे अंदर जाता है, कुछ स्पेसिफिक अंग होते हैं जिनको हम उत्सर्जी अंग बोलते हैं, किडनी बोलते हैं। उन किडनी के अंदर जाता है वो रक्त, उस रक्त में से यूरिया को छाना जाता है और जल में मिलाया जाता है। जो हम पानी पीते हैं ना, उसमें मिलाया जाएगा और क्या बनाया जाएगा? यूरिया प्लस वाटर मिलकर क्या बनेगा? यूरिन, यानी मूत्र बनेगा। फिर उस मूत्र को त्याग दिया जाएगा। ऐसे जीव क्या कहलाएंगे? यूरियोटैलिक कहलाएंगे।
क्या कहलाएंगे प्रभु? यूरिया उत्सर्जी कहलाएंगे, यूरियोटैलिक कहलाएंगे। सर कौन से होते हैं? मेन उदाहरण याद रखने आपने। सर कौन से होते हैं? तो याद रखना स्तनधारी, भूलना नहीं है। कौन? स्तनधारी। और जो स्थल पर उभयचर है, देखिए यहां पर जो उभयचर लिखे हुए थे वो कौन से थे? जलीय, जो जल में मिलते हैं उभयचर। यहां पर कौन से? स्थलीय। और समुद्री मछलियां, याद रखना, समुद्र में जो मछलियां मिल रही हैं, समुद्र में जो मछलियां मिल रही है यूरिया निकालती है। तो तीन यहां पर उदाहरण, तीन यहां पर उदाहरण मैं हाईलाइट कर देता हूं ताकि आप भूले ना इस चीज को। ठीक है, कौन कौन? अस्थिल मछलियां, उभयचर। कौन से उभयचर? मुख्य रूप से जलीय उभयचर। जलीय कीट क्या करते हैं? अमोनिया उत्सर्जी होते हैं। ओके सर, नॉर्मल सी बात है। फिर यहां पर यूरिया उत्सर्जी कौन? स्तनधारी हैं, स्थलीय उभयचर हैं, समुद्री मछलियां हैं। याद रखना ये क्या होते हैं? यूरिया उत्सर्जी होते हैं। सर ये यूरिया कहां पर बनता है? मैंने आपको बता दिया कहां पर बनता है। यकृत में अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है, यकृत में, भूलना चाहिएगा, सिंपल। और फिर वो यकृत से होता हुआ रक्त में आता है, रक्त को छाना जाता है किसमें? किडनी में। रक्त छनेगा, उसमें से क्या निकाल लिया जाएगा? यूरिया। वाटर के साथ, जल के साथ मिक्स करके यूरिन बनाया जाएगा, खत्म, खल्लास। आखिरी तीसरी जो कैटेगरी है वो कौन है? यूरिक अम्ल उत्सर्जी। यूरिक अम्ल उत्सर्जी का मतलब जो यूरिक अम्ल निकालेंगे। अब साहब जरा सोचिए, ये ऐसे जीव होंगे जिनको ज्यादा पानी की जरूरत नहीं है ना। अब जरा सोचिए, मैं एक ऐसा जीव जो स्थल पर हूं और बहुत कम पानी पी रहा हूं, है ना। अब मेरे अंदर जो अपशिष्ट पदार्थ बना वो क्या बना? सर मेरे अंदर बना था अमोनिया। मैंने कहा ओके, ध्यान से सुनना, मेरे अंदर क्या बना? अमोनिया। मैंने उस अमोनिया को यकृत में ही बदला, किसमें? यूरिक अम्ल में। कंफ्यूज हो गए ना? मैंने अमोनिया को किसमें बदल दिया? यकृत में ही बदला। मैंने अमोनिया को बहुत ही कम हार्मफुल, बहुत ही कम विषैले पदार्थ किसमें बदल दिया? यूरिक एसिड में बदल दिया। मेरे अंदर कहां पर बदला? ये यकृत में बदला। मेरे अंदर मतलब मान लो मैं एक जीव हूं, ठीक है। कनेक्ट करना बेटा, अगर कनेक्ट नहीं करेंगे तो समझ में नहीं आएगा। देखिए, मैं एक ऐसा जीव था, पानी में मिल रहा था, मुझे अमोनिया को ना ही यूरिया में ना ही यूरिक अम्ल में डालने बदलने की जरूरत थी, क्योंकि अमोनिया सीधा पानी में घुल जाता है। मेरे चारों तरफ पानी था, मैंने अपना अमोनिया निकालकर पानी में डाल दिया और पानी में घुलकर अमोनिया निकल गया मेरे शरीर से, खत्म। फिर मैंने बोला मैं स्थल पर आया, स्थल पर मैं रह रहा हूं और मेरे अंदर जो अमोनिया जो बहुत हार्मफुल है, मैंने उसको बदला यूरिया में। क्यों? क्योंकि मेरे चारों तरफ पानी तो है नहीं, लेकिन मैं पानी पी सकता हूं, पानी की जरूरत है मुझे। मैंने अंदर पानी गया, मेरे अंदर यूरिया जो था, इस यूरिया को मैंने पानी में मिक्स करके क्या बना दिया? यूरिन बना दिया, मूत्र बना दिया और निकाल दिया, ठीक है। अब मैंने बोला मैं स्थल पर तो हूं, लेकिन मुझे ज्यादा पानी की जरूरत नहीं है। मेरे अंदर अमोनिया को किसमें बदल दिया गया है? यूरिक अम्ल में बदल दिया गया है। अब जरा सोचिए, पानी बहुत कम गया है, ना के बराबर गया है, बहुत कम। तो ये जो यूरिक अम्ल जो होएगा, ये जो मूत्र जो निकलेगा, जरा सोचिए, बहुत ही गाढ़ा होगा कि नहीं होगा? सोचिए, या बहुत ही सांद्र होगा? सोचिए, दिमाग लगाएं। है सॉरी, सांद्र होगा या तनु होगा? कंसंट्रेटेड होगा कि डाइल्यूट होगा? ऑब्वियस ही बात है, बहुत ज्यादा सांद्र होएगा, बहुत ही ज्यादा कंसंट्रेटेड होएगा, एक पेस्ट के रूप में निकलेगा। बालक यही चीज यहां पर बता रखी है, पेस्ट के रूप में निकलता है। क्या बेटा जी? आपका यूरिक अम्ल। अब साहब ऐसे जीव जो होते हैं वो कौन होते हैं? आपको समझ में आ गया कौन? यूरिक अम्ल उत्सर्जी, यूरिकोटैलिक बोलते हैं। सर ये कौन से होते हैं? याद रखना है, सरीसृप, पक्षी, स्थलीय घोंगे और कीट। बेटा यहां से प्रश्न उठता है इस चैप्टर में, याद रखना, भूल ना जाइएगा। उदाहरणों से प्रश्न पूछ लेगा तुमसे। घोंगा क्या उत्सर्जन में क्या निकालता है? तो याद रखना क्या? यूरिक अम्ल। याद रखना सरीसृप, पक्षी, कीट। सर कीट तो पहले भी आया था, वहां पर साफ साफ लिखा हुआ है जलीय कीट, यहां पर सिर्फ कीट। यहां लिखा हुआ है जलीय कीट, यहां पर लिखा हुआ कीट। यहां पर उभयचर लिखा हुआ था, यहां पर स्थलीय उभयचर लिखा हुआ है। तो ये आपको दिमाग में याद रखना है, कॉपी में लिखना है, तभी ये चीज याद होंगी। डन, क्लियर है? अब यहां पर बात कर रखी है भाई साहब की ये जो अमोनिया, देखो जो अमोनिया निकाल रहे थे उनके लिए तो कोई स्पेसिफिक कोई उत्सर्जन अंग की जरूरत नहीं है, लेकिन जो यूरिया और यूरिक अम्ल निकाल रहे हैं उनको कुछ स्पेसिफिक अंगों की जरूरत है। अब साहब वो अंग कौन सा होता है वो आप अच्छे तरीके से जानते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा जी? वृक्क बोलते हैं, किडनी बोलते हैं। भाई इतनी सी बात समझ में आ गई? क्या बोला? फिर से सुन, मैंने बोला
कि मुख्य रूप से जो अमोनिया निकाल रहे थे वो तो शरीर की सतह से या मछलियां क्लूम से निकाल रहे थे, लेकिन यूरिया और यूरिक अम्ल को निकालने के लिए आपको मूत्र बनाना पड़ेगा। यूरिया निकलेगा तनु रूप में, यूरिक अम्ल निकलेगा पेस्ट के रूप में। अब साहब ये निकालने के लिए उत्सर्जन अंग नहीं चाहिए। तो उत्सर्जन अंग वो कौन से होते हैं? तो सीधी सी बात है, वो उत्सर्जन अंग कौन से होते हैं? वृक्क होते हैं। क्या होते हैं? वृक्क होते हैं, वृक्क। ठीक है, अब यहां पर ना अलग अलग जीवों में उत्सर्जन अंग की बात कर रखी है। अब आप याद करिए, मैंने आपको प्राणी जगत पढ़ाया था, तो याद है प्लेटीहेल्मिन्थीज में प्रोटोनेफ्रीडिया, हाँ जी, कितने बच्चों को याद है? कितने बच्चों को याद है? प्रोटोनेफ्रीडिया प्लेटीहेल्मिन्थीज में जिसकी कोशिका ज्वाला कोशिका, याद है कि नहीं है? हाँ भाई, याद है कि नहीं है? बोलो, अरे बोलो, याद है ना? हाँ जी। उसके बाद अब ये ज्वाला कोशिका प्लेटीहेल्मिन्थीज के साथ रोटिफर्स में मिलती है, एनालिड्स में भी, कुछ एनालिड्स में याद रखना, कुछ एनालिड में, एनालिड्स के अंतर्गत आपका केंचुआ भी आता था, तो यहाँ पर कुछ एनालिड लिखा हुआ है। सिफेलोकॉर्डेटा, याद करिए, मछली जैसा था, एम्फियोक्सस, भूले तो नहीं है? यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, वर्टिब्रेटा, भूले तो नहीं है? हाँ जी। रोटिफर क्या होता है सर? ये समझ में नहीं आता। याद करिए, मैंने आपको बताया था कुल मिलाकर 31 संघ थे। हाँ सर, 31 संघ में से हमारे कोर्स में कितने संघ थे? फाइलम थे, याद कर, 11, जिसमें से 10 क्या थे? दीर्घ थे, और एक क्या था? लघु था। 21 याद कर, लघु थे ना, जिसमें से एक लघु पढ़ा था ना हमने, है ना, सिलेंड्रेटा। उन 21 में से एक हमने पढ़ा था, वो बाकी 20 में से एक संघ का नाम याद रख लेना। क्या? रोटिफर, जो हमारे कोर्स में नहीं है, लेकिन रोटिफर एक संघ है जो हमारे कोर्स में नहीं है। ठीक है, तो वो बच्चे जिन्होंने प्राणी जगत देखा होगा वो कनेक्ट कर पाए होंगे, जिन्होंने नहीं देखा, मैंने आपको बताया था टोटल 31 संघ थे, जिसमें से हमें 11 संघ पढ़ने थे, हमारे कोर्स में थे। 31 में से 11 संघ हमने पढ़ लिए थे, 20 जो बचे हुए थे वो हमारे कोर्स में नहीं है। उन 20 में से एक का नाम है रोटिफर, याद रखना। तो रोटिफर्स जो होते हैं, एनालिड्स, कुछ एनालिड्स, सिफेलोकॉर्डेटा जैसे एम्फियोक्सस, प्लेटीहेल्मिन्थीज, इसमें क्या मिलता है? प्रोटोनेफ्रीडिया मिलता है। प्लेटीहेल्मिन्थीज में ज्वाला कोशिका मिलती है। ये हमारा कहीं ना कहीं क्या है? उत्सर्जन अंग है इनमें। फिर साहब केंचुआ, याद करिए, एनालिड था। केंचुआ और अन्य एनालिड्स, केंचुआ और अन्य एनालिड्स, केंचुए से प्रश्न आता है नीट में। उत्सर्जन अंग जो होते हैं वो क्या पाए जाते हैं? वृक्क, क्या मिलते हैं? वृक्क मिलते हैं। ठीक है, भूलना चाहिएगा, याद रखिएगा। और जिनको याद नहीं है, याद करिए, मैंने इनको बोला था नेफ्रीडिया। याद कर, प्रोटोनेफ्रीडिया प्लेटीहेल्मिन्थीज में भी था, एस्केल्मिन्थीज में, एनालिड्स में क्या था? नेफ्रीडिया। उसी नेफ्रीडिया को हिंदी में बोलते हैं वृक्क। उसी नेफ्रीडिया को एक और शब्द से भी बोला जाता है वृक्क। नॉट वृक्क, किडनी नहीं, वृक्क। देखिए, ये होती है किडनी, और ये जो होती है वृक्क, ये है नेफ्रीडिया। ठीक है, याद रखना, किसमें? केंचुए में और कुछ एनालिड्स में। नेक्स्ट, हाँ जी भैया, आप में से कितने बच्चों को याद है कहीं ना कहीं जो कॉकरोच है, जो कीट है, कीटों में जो उत्सर्जन अंग था वो कौन थी? मेलपिगी नलिकाएं। ये बताया हुआ है आपको, कौन थी मेरे भाई? मेलपिगी नलिकाएं, बता दिया था। क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, कीटों में जो उत्सर्जन अंग होता है वो कौन सा होता है? याद रखना, तिलचट्टा यानी कॉकरोच क्या है? कीट ही तो है। तो कीटों में मेलपिगी नलिका थी, जबकि ये भी कीट है, ध्यान से देख, ये भी कीट है। कौन? झींगा, प्रॉन्स। ये देखिए, आर्थ्रोपोडा जो है ना, कीट नहीं बोलूंगा इनको मैं बोलूंगा आर्थ्रोपोडा। जितना मैंने पढ़ाया था आपको प्राणी जगत में, उतना तो आपने याद रखना है। लेकिन जब हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं तो आर्थ्रोपोडा कौन है? एक संघ है, फाइलम है। फाइलम के अंतर्गत क्या आती है? क्लासेस आती है, वर्ग आते हैं। संघ के अंतर्गत क्या आते हैं? वर्ग आते हैं। तो दो मुख्य वर्ग होते हैं किसके? आर्थ्रोपोडा के। एक होते हैं क्रस्टेशियंस, एक होते हैं नॉन क्रस्टेशियंस। नॉन क्रस्टेशियंस के अंतर्गत मुख्य रूप से कीट आते हैं। क्रस्टेशियंस के अंतर्गत आपके क्या आते हैं? झींगा, प्रॉन्स जिनको हम बोलते हैं। इनका मांस खाया जाता है, किसका? झींगे का। ठीक है, ये झींगा क्या होती है? क्रस्टोज होती है, इनको क्रस्टेशियंस बोलते हैं। ये भी आर्थ्रोपोडा का ही संघ का सदस्य, ये भी आर्थ्रोपोडा संघ के सदस्य है। ठीक है, सो आर्थ्रोपोडा संघ के दो प्रकार के सदस्य, एक नॉन क्रस्टेशियंस कीट बोल दीजिए, और एक होते क्रस्टेशियंस, जिसका उदाहरण याद रखना है झींगा, प्रॉन, जिसमें मेलपिगी नलिका नहीं, श्रृंगिका ग्रंथिकाएं जिनको एंटीनल ग्लैंड्स बोलते हैं, या हरित ग्रंथियां भी बोलते हैं, ग्रीन ग्लैंड्स भी बोलते हैं। हरित ग्रंथियां
या एंटीनल ग्लैंड्स। याद रखना ये सिर्फ नाम है, नाम है, नाम है, ये याद रखने हैं। तो यहां से यहां तक हमने पढ़ा कि अपशिष्ट पदार्थ क्या होते हैं, कौन से जीव क्या निकालते हैं, और उत्सर्जन अंगों के बारे में याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं बेटा जी। इसके बाद में अगला जो टॉपिक आता है वो आता है मानव उत्सर्जन तंत्र। सीधा जो अगला टॉपिक आता है वो क्या आता है, मानव उत्सर्जन तंत्र की जब हम बात करते हैं तो बेटा हमारा उत्सर्जन तंत्र जो होता है वो चार चीजों से मिलकर बना होता है। एक जोड़ी किडनी, प्रत्येक किडनी से निकलती हुई मूत्र नलिका, दोनों मूत्र नलिका किसमें जाकर खुलती है, एक ब्लैडर में जिसके अंदर मूत्र इकट्ठा होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, मूत्राशय, और फिर मूत्राशय से एक क्या निकलता है, मूत्र मार्ग, यूरेथ्रा। सर अंग्रेजी में क्या बोलते हैं बेटा, किडनी को तो बोला वृक्क को क्या बोला जाता है, किडनी, मूत्र नलिका या मूत्र वाहिनी को बोला जाता है बेटा जी याद रखना यूरेटर, मूत्राशय को बोला जाता है यूरिनरी ब्लैडर, और मूत्र मार्ग को बोला जाता है यूरेथ्रा। ठीक है, सो कुल मिलाकर ये चार भाग जो होते हैं मिलकर क्या बनाते हैं, मानव उत्सर्जन तंत्र। जरा देख लीजिए यही लिखा हुआ है। मनुष्य में उत्सर्जित तंत्र एक जोड़ी वृक्क यानी किडनी, एक जोड़ी मूत्र नलिका यानी प्रत्येक किडनी से एक नलिका यानी एक जोड़ी नलिका, एक मूत्राशय और एक मूत्र मार्ग। देख लो भाई, एक जोड़ी किडनी, प्रत्येक किडनी से एक जोड़ी क्या निकली, मूत्र नलिका, दोनों मूत्र नलिका किसमें आके खुली, एक मूत्राशय, एक मूत्राशय से निकला क्या, मूत्र मार्ग। खत्म। तो ये चार चीजें मिलकर क्या बना रहे हैं, हमारा उत्सर्जन तंत्र बना रहे हैं। चलिए अब मेन कौन है भाई, मेन तो यही है ना, अरे प्रभु मेन तो ये है, कौन है, किडनी। यही तो पढ़नी है, किडनी तो काम कर रही है, इसी किडनी में ही तो यूरिन बनेगा, इसी किडनी में ही तो मूत्र बनेगा। चल अब किडनी के बारे में यहां पर जो जो चीजें लिखी हुई हैं वो सारी की सारी आपने याद रखनी है। प्रभु इसमें देखिए कुछ भी दोहराए नहीं है, ये सारी की सारी आपने डायमेंशन याद रखनी है। सेम के आकार की होती है, सेम की फली के आकार की होती है, भूरे रंग की होती है, सेम के बीज के आकार की होती है। ठीक है, कहां पर होती है बेटा ये याद रखना है आपने, कहां पर होती है ये याद रखना है। हमारी पीछे रीढ़ की हड्डी होती है, हाँ सर पीछे रीढ़ की हड्डी होती है हमारी। उस रीढ़ की हड्डी को जो आप बाद में पढ़ेंगे, ये जो रीढ़ की हड्डी जो होती है, इस रीढ़ की हड्डी में 5 भाग होते हैं, 5 भाग होते हैं, सर्विकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रल और कॉकिक्स। कुल मिलाकर ये 5 भाग होते हैं। प्रत्येक भाग में हड्डियां होती हैं। सर्विकल भाग में 7 हड्डियां होती हैं, 7। थोरेसिक में होती हैं 12, लंबर में 5, सैक्रल में 5 और कॉकिक्स में 4 है जी, इतनी होती है। हाँ जरा कैलकुलेट करना कितनी हो गई सर, 33 हो गई। ये देख लो, 7 और 12 19, 19 और 5 24, 24 और 5 29, 29 और 4 33। सर ये तो 33 हड्डियां होती है। ये कब होती है, जब हम पैदा होते हैं, जब हम छोटे बच्चे होते हैं। सर बाद में क्या हो जाता है, बाद में बेटा कुछ नहीं, सिर्फ हड्डियां जो है वो फ्यूज्ड हो जाती हैं, संगलित हो जाती है, फ्यूज हो जाती है। 7 तो अभी भी यही रहेंगी क्या, C1, C2, C3, C4, C5, C6 और C7। चलो यहां तक बना दी हमने C7। 7 है सर्विकल जो गर्दन में होती है, गर्दन में यहां पर 7 होती है। ठीक है, फिर उसके बाद ये वाला भाग कौन सा होता है, वक्षीय भाग होता है। थोरेसिक मतलब वक्षीय, ये जो पीछे ये वाला भाग जो होता है। ठीक है, इसमें कितनी है 12, तो T1, T2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। ठीक है, T12 तक। T मतलब थोरेसिक 12। फिर लंबर में कितनी होगी 5, L1, L2, L3, L4, L5। और ये जो सैक्रल जो था ना, अच्छा लंबर को हम क्या बोलते हैं बेटा जी, याद रखना भूल ना जाइएगा, कटी बोला जाता है इसको। क्या बोला जाता है, कटी। लंबर यानी कटी, कटी, कटी है। और सैक्रल जो होती है, सैक्रल जो होती है याद रखना, सैक्रल जो होती है, ये सैक्रल जो होती है, ये 5 जो है ये फ्यूज्ड होकर 1 हो जाती है। 1 5 फ्यूज्ड होकर 1 हो गई है। और 4 जो पूंछ की हड्डी होती है ना, 4, ये 4 जो है ये भी 1 हो जाती है, CO1 बोल देते हैं, कॉकेक्स 1। तो 4 फ्यूज्ड हो गई, कितनी बन गई 1। 5 फ्यूज्ड हो गई, कितनी बन गई 1। जरा कैलकुलेट करिएगा कितनी हो गई है, 7 और 12 19 और 5 24 और 2 26। तो याद रखना एक वयस्क अवस्था में कितनी हड्डियां होती हैं, 26 होती है। मतलब जैसे जैसे बच्चा
लगभग 3-4 साल का हो जाता है, मैं बोलूंगा लगभग एक साल में ही ये फ्यूज्ड हो जाती हैं और फ्यूज्ड होकर एक साल नहीं, थोड़ा सा एक साल से ज्यादा चलना जब स्टार्ट हो जाता है, जब चलना वो स्टार्ट हो जाता है, लगभग 1.5-2 साल का बच्चा जब चलना स्टार्ट हो जाता है तो कहीं ना कहीं ये फ्यूज्ड हो जाती है। ओके सर, डन डन डन। अब इधर देखना, यहां पर लिखा हुआ हमारी जो किडनी जो है यहां पर मिलती है इधर, और कहां पर मिलती है जरा देखिएगा, ध्यान से देखना, ये कहां पर मिलती है, अंतिम वक्षीय और तीसरी कटी कशेरुका। अब कशेरुका मतलब क्या होता है, रीढ़ की हड्डी जो होती है उसको हम बोलते हैं कशेरुक, कशेरुक हड्डी या कशेरुक दंड, या हम बोलेंगे वर्टिब्रल कॉलम की एक क्या बोलते हैं, कशेरुकी, कशेरुका बोलते हैं, कशेरुका बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वर्टिब्रा बोलते हैं, कशेरुका बोलते हैं। तो क्या अंतिम वक्षीय का मतलब लास्ट थोरेसिक, ये वाली, और तीसरी कटी, ये जो कंडीशन है ना, ये वाला पोर्शन जो है मेरा, उसके सामने की तरफ क्या होगी, हमारी किडनी होगी। ये बताना चाह रहा है जो कई बच्चों को समझ में नहीं आती। आई होप इतनी सी बात समझ में आ गई होगी। बाकी कितनी लंबाई होती है, 10 से 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 से 7 सेंटीमीटर, मोटाई 2 से 3 सेंटीमीटर, और लगभग 120 से 170 ग्राम इनका क्या होता है, भार होता है। ओके, यहां तक की चीज समझ में आ गई। अब इसके आगे की जो चीज जो है उसको मेरे को डायग्राम से बताना पड़ेगा, ये वाला जो डायग्राम है इससे समझाना पड़ेगा। आइए समझते हैं बेटा। देखिए, हमारी किडनी जो होती है वो सेम के आकार की होती है, ये तो आपको समझ में आ गया। अब इसमें ये वाला जो भाग जो होता है, ये वाला भाग जो होता है इसको हम बोलते हैं हाइलम। जल्दी से ध्यान से सुनना, क्या बोलते हैं, हाइलम। ठीक है, इसी हाइलम से बाहर निकलती है मूत्र नलिका। भाई जरा सोचिए, अंदर मूत्र बनेगा, हाँ बनेगा, वो मूत्र बाहर नहीं निकालेंगे ना, तो किडनी से एक किडनी से एक मूत्र नलिका नहीं निकल रही है। अब साहब किडनी के अंदर मूत्र अगर निर्माण करना है तो ब्रेन नियंत्रित नहीं करेगा, तंत्रिका तंत्र नियंत्रित करेगा, तो अंदर तंत्रिका भी तो जाएगी। हाँ सर, तंत्रिका जाएगी। अब जरा सोचिए, अंदर कोशिकाएं, उन कोशिकाओं को रक्त नहीं देना है, शुद्ध रक्त नहीं देना, ऑक्सीकृत रक्त नहीं देना है, बिल्कुल देना है, तो अंदर क्या जाएगी सर, रक्त नलिका भी जाएगी। और रक्त नलिका धमनी अगर जाएगी तो बाहर शिरा नहीं निकलेगी, बिल्कुल निकलेगी। तो धमनी अंदर गई, शिरा बाहर आई, ये क्या कहला रही है सर, रक्त नलिका है। तो कुल मिलाकर रक्त नलिका, मूत्र नलिका और तंत्रिका, है ना, ये सारी की सारी जो है ये इस क्षेत्र से अंदर जा रही है या बाहर आ रही है। बाहर कौन, मूत्र नलिका, बाहर कौन, शिरा, अंदर कौन, धमनी, अंदर कौन, तंत्रिका, डंडना डंडन। चल, अब ये जो क्षेत्र था इसका नाम क्या था बेटा, हाइलम था। ये हाइलम इस तरीके से कीप आकार की संरचना बना रहा है। ये हाइलम जो है इस तरीके से कीप आकार की संरचना बना रहा है। इस संरचना को बोला जाता है पेल्विस। क्या बोला जाता है, पेल्विस। सर हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, पेल्विस को बोला जाता है श्रोणी, वृक्क श्रोणी। क्या बोलते हैं, वृक्क श्रोणी। ठीक है, ये जो इस तरीके से कीप के आकार की जो संरचना है इसको क्या बोलते हैं, वृक्क श्रोणी। ठीक है, अब ये जो वृक्क श्रोणी जो भाग जो है, पेल्विस जो भाग जो है, ये वाला, ये पूरा क्षेत्र, ये जो है, ये कुछ भागों में इस तरीके से बंटा हुआ आपको दिखाई दे रहा है। जरा सोचिए, ये श्रोणी भाग आगे की तरफ कुछ भागों में बंटा हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये प्रत्येक भाग जो होता है, ये वाला भाग, इसको बोलते हैं प्रक्षेप। क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं क्या, सॉरी, चक्षक। प्रक्षेप बोल रहे हैं। ये जो प्रोजेक्शन जो होते हैं, प्रक्षेप जो होते हैं, ये जो निकलने वाली जो प्रक्षेप जो होते हैं, प्रक्षेप का मतलब कि ये श्रोणी भाग आगे बट गया है। प्रत्येक भाग जो है इसको हम बोलते हैं कक्षक, चक्षक यानी कैलेक्स, चक्षक यानी कैलेक्स। ओके सर, ओके। अब इस कैलेक्स में जरा ध्यान से देखना, इस कैलेक्स में इस तरीके से देखिएगा, कुछ पिरामिड आकार की संरचना नहीं दिखाई दे रही है आपको, कुछ ऐसे नहीं लग रहा जैसे पिरामिड आकृति की संरचनाएं।
हाँ सर लग रहा है। सर बराबर होती है मेरे से थोड़ी सी छोटी बन गई है। ये जो पिरामिड आकृति की संरचना है इनको हम बोलते हैं वृक्क पिरामिड। इनको हम क्या बोलते हैं? वृक्क पिरामिड। क्या बोलते हैं? वृक्क पिरामिड। ओके जी। अब इधर देखिएगा, अब जो मैं अब जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं क्षेत्र, जरा गौर फरमाइएगा जनाब। अब जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं क्षेत्र, ये पूरा क्षेत्र पीला पीला जो आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा पूरा पीला क्षेत्र जो है, ये पूरा पीला क्षेत्र है। सिर्फ एक चीज समझाने के लिए, ये जो पूरा पीला क्षेत्र था, इस पूरे पीले क्षेत्र में क्या क्या चीजें मिल रही है जरा फिर से सोचो। सबसे पहले ये वाला भाग क्या था? हाइलम। ये वाला भाग हाइलम। इस हाइलम के अंदर जो क्षेत्र जो कीप आकार का था, पेल्विस, श्रोणी। ये पेल्विस ने अंदर जाकर विभाजन किया और ये क्षेत्र जो बनाए हैं, नलियां सी जो बनाई हैं, इनको बोला चक्षक। प्रत्येक चक्षक के किनारे पर क्या मिल रहे हैं? पिरामिड मिल रहे हैं, जिनको हमने बोला वृक्क पिरामिड। ठीक है। अब ये पूरा पीला क्षेत्र जिसमें ये सारी संरचनाएं जो मैंने बताई, ये सारा पीला क्षेत्र जो है, ये सारा का सारा जो पीला क्षेत्र है, और सारा का सारा आपको सफेद क्षेत्र भी दिखाई दे रहा है। या और कोई रंग दिखा दूं? चलो एक और रंग दिखा देता हूं, रुकिएगा। हरा रंग दिखा देता हूं। चलो, ये हरे रंग की संरचना जरा सोचिए, समझ में आना चाहिए। मेन चीज है आपको समझ में आना चाहिए। ये पूरा क्षेत्र जो पीले क्षेत्र के बाहर है, ठीक है। अभी रुकिए, एक और चीज बताऊंगा, अभी रुक जाइए। हाँ जी, ये पूरा हरा क्षेत्र जो है, ये पीले क्षेत्र के बाहर। अब इससे जरा देखिएगा आपको क्या समझ में आया। कुल मिलाकर हमने किडनी को, वृक्क को दो भागों में बांट दिया है। किसको? हमने इस किडनी को कुल मिलाकर हमने इस किडनी को दो भागों में बांट दिया है। एक तो हरा वाला भाग है जो किनारे पर मिल रहा है, और एक पीला वाला भाग है जिसमें ये सारे भाग जो मैंने वर्ड बोले हैं वो सारे के सारे आ रहे हैं, जिसके अंतर्गत आपका पेल्विस आता है, चक्षक आते हैं और वृक्क पिरामिड आते हैं। ठीक है। कौन कौन? ये पिरामिड आ गए, ठीक है जी, और ये आपके चक्षक आ गए हैं, और फिर ये पेल्विस आ गया है। ठीक है। सो ये सारा भाग अंदर वाला और ये हरा वाला क्षेत्र किनारे वाला। हरे वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? वल्कुट। और वो अंदर पीला वाला भाग क्या कहलाता है? मध्यांश। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है। चलिए सर, यहां तक की बात समझ में आ गई। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, जरा देखिएगा, वल्कुट का वो भाग जो मध्यांश के बीच में आपको दिखाई दे रहा है? सोचिए, क्या आपको वल्कुट का कुछ भाग मध्यांश के बीच में दिखाई दे रहा है, या प्रक्षक के बीच में दिखाई दे रहा है? चक्षक के बीच में बार बार प्रक्षक आता है। फिर से सुनना, वल्कुट हरा वाला है, हाँ सर, उसका कुछ क्षेत्र ऐसा है जो आपको चक्षक के बीच में दिखाई दे रहा है। ये देखिए, ये वाला, हाँ सर, थोड़ा सा ज्यादा हरा कर दिया है मैंने, है ना? ऐसा नहीं लग रहा है स्तंभ से बन रहे हैं, स्तंभ बन रहे हैं, इनको बोला जाता है बर्तीनी के स्तंभ। क्या बोला जाता है? ये देखिए लिखा हुआ है, बर्तीनी के स्तंभ। कहां लिख दिया? बर्तीनी के स्तंभ। ये रहा बर्तीनी स्तंभ,
बर्तीनी स्तंभ। कॉलम ऑफ बर्टीनी बोला जाता है इंग्लिश में, हिंदी में बोला जाता है बर्तीनी स्तंभ। स्तंभ के रूप में मिल रहे हैं ना। क्या है बर्तीनी स्तंभ? वलकुट का वो भाग जो मध्यांश के चक्षक के बीच में मिल रहा है। खत्म, खल्लास। ओके सर, डंडना डंडन। अब आगे क्या सर? आगे कुछ नहीं, बस यही मेन चीज थी। अब मेन जो चीज जो है, ये तो किडनी की संरचना होगी। अच्छा, एक और चीज, ये किडनी एक आवरण से ढकी रहती है। क्या बोला हमने? किडनी जो है एक आवरण से ढकी रहती है, जिसको हम संपुट बोलते हैं, संपुट। ठीक है। अब मेन चीज क्या है प्रभु? मेन चीज है क्या? इसके अंदर वो संरचना है जो मूत्र का निर्माण करेगी, जिनका नाम होता है वृक्काणु, जिनको हम नेफ्रॉन बोलते हैं। क्या बोला? इस संरचना के अंदर मेन चीज कौन है? मेन चीज है क्या? वो संरचनात्मक, वो क्रियात्मक इकाई जो मूत्र का निर्माण करने वाली इस किडनी में है। साहब, यहां पर मूत्र का निर्माण होएगा कैसे? कौन करेगा? तो आइए, वो संरचनाएं जो मूत्र का निर्माण करती हैं वो कौन सी होती है? देखिएगा कुछ इस तरीके से। दिख रही है ये संरचना? ये संरचनाएं दिख रही है, इनको बोला जाता है वक्राणु। क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन, वृक्काणु, 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 नेफ्रॉन। यही नेफ्रॉन है जो रक्त में अपशिष्ट पदार्थ जो आएगा, देखिए अंदर रक्त आएगा, हाँ सर आएगा। फिर से सुनो, देखो, मैंने खाना खाया, हाँ खाना खाया। प्रोटीन खाया, हाँ प्रोटीन खाया। प्रोटीन का जब मेरे अंदर पाचन होएगा तो अपशिष्ट पदार्थ बनेगा क्या? अमोनिया। ओके सर, अमोनिया बन गया। अब वो अमोनिया मेरे लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है, तो मेरे लीवर में अमोनिया को किस में बदला? यूरिया में बदला। ओके सर। लीवर ने उस यूरिया को निकालकर रक्त में डाल दिया। ओके सर। वो रक्त अंदर आया, अंदर आया रक्त, अंदर आकर रक्त जो है उस रक्त में से छाना जाएगा किसको? यूरिया को, और जल के साथ मिक्स किया जाएगा और क्या बनाया जाएगा? यूरिन। फिर वो यूरिन इनके अंदर बनता है, ये जो संरचना है ना वृक्काणु, इन्हीं के अंदर यूरिन बनता है। फिर ये संरचनाओं से यूरिन निकलकर यहां आता और यहां से मूत्र नलिका लेकर चली जाती है, मूत्राशय में जाता है, स्टोर होता है, फिर मूत्र मार्ग से बाहर चला जाता है। ये सिंपल सी बात थी, समझने लायक। डन, कोई दिक्कत तो नहीं। अब मेन कौन है? यही तो समझना है, इसकी संरचना को समझना है। किसकी? वृक्काणु को। इस वृक्काणु को ही तो समझना, क्योंकि इसी में ही तो मूत्र का निर्माण होने वाला है। तो ये है कौन? वृक्काणु। ये है कौन? वृक्काणु। ये वृक्काणु है, दिख रही है सर? इनमें से वृक्काणु कौन सी? अभी समझाएंगे आपको कौन सी वृक्काणु। उससे पहले एक डायग्राम, ये भी हमारी एनसीईआरटी में है ना। तो आइए उससे पहले एक बार यहां पर जो चीजें लिखी हुई हैं यहां तक, ये देखिए, ये सारी चीज हाइलम बता दिया, श्रोणी बता दिया, प्रक्षेप जो बाहर निकल रहे हैं, चक्षक कैलिक्स बता दिया, वलकुट बता दिया, मध्यांश बता दिया, पिरामिड बता दिया, बर्तीनी स्तंभ बता दिया है। फिर यहां पर प्रत्येक ये जो संरचना जो थी, ये जो संरचना है, इसमें क्या मिल रही है? वृक्काणु मिल रही है। सर, एक किडनी में कितनी वृक्काणु मिलती है? लगभग 10 लाख। याद रखना, एक किडनी में, एक वृक्क में लगभग 10 लाख क्या मिलती है? भूलना जाइएगा, प्रश्न पूछा जाता है। एक किडनी में कितनी? 10 लाख। मेरे 10 लाख, इस किडनी में 10 लाख। सर फिक्स्ड होती है कि 10 लाख? नहीं नहीं, ऊपर नीचे हो सकती है। 1 लाख, 2 लाख ऊपर हो गई, या हजारों में कुछ ऊपर हो गई। तो औसतन जो है वो 10 लाख है एक किडनी में। दूसरी किडनी में भी लगभग 10 लाख, यानी 20 लाख एवरेज औसतन क्या मिलती है हमारे अंदर? वृक्क के अंदर वृक्काणु मिलती है। नलिकाकार संरचना होती है, नेफ्रॉन बोलते हैं, और यही क्रियात्मक इकाई है, यही क्रिया करेगी, यही मूत्र का निर्माण करेगी। अब सब ये वृक्काणु की संरचना देखते हैं, क्या है वृक्काणु। देखिएगा वृक्काणु बेटा, बताइएगा देखकर मुझे, ये वृक्काणु जो है, क्या आपको एक नलिकाकार संरचना नहीं दिख रही है? इमेजिन करिए, क्या आपको एक नलिकाकार नली नहीं दिख रही है? देखिए ये पूरी क्या है? नली है। हाँ सर। ये भी नीचे क्या है? यू आकार की नली है। हाँ सर। सर ये घूमती हुई नली है। देखिए जैसे ये भी घूमती हुई नली घूम गई है, ये भी घूम रही है। हाँ, ये यू आकार की संरचना, और फिर फाइनली एक आखिरी नलिका में खुले हैं, और उससे पहले ये
कप शेप की संरचना है जिसमें दोहरा आवरण है, एक ये बाह्य आवरण है और एक ये अंत्य आवरण है, दो आवरण है। ठीक है, तो ये तो हो गई है क्या, वृक्क नलिकाएं। ये क्या हो गई है, वृक्क नलिकाएं हो गई। सर इनका नाम क्या होता है वृक्क नलिकाओं का, ध्यान से सुनना। ये वाला भाग कहलाता है बोमेन संपुट। क्या बोलते हैं, बोमेन संपुट बोलते हैं, बोमेन कैप्सूल बोलते हैं अंग्रेजी में, हिंदी में बोमेन संपुट। इस बोमेन के पास में ये घूमती हुई नलिका जो आपको दिखाई दे रही है, ये वाली, ये घूमती हुई, ठीक है, ये वाली भाग जो होता है, ये जो घूमता हुआ जो है ये वाला, ठीक है, इसको बोला जाता है पीसीटी। पीसीटी अंग्रेजी में बोला जाता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है, पीसीटी। सर हिंदी में क्या बोलते हैं, समीपस्थ संवलित नलिका, समीपस्थ संवलित नलिका, समीपस्थ संवलित नलिका कहा जाता है। पीसीटी समीपस्थ संवलित नलिका, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बोला जाता है। ओके सर। सर यहां पर समीपस्थ का मतलब समीप यानी पास में, किसके पास में, जरा सोचिए, बोमेन संपुट के पास में। संवलित का मतलब होता है घुमावदार। जरा सोचिए, बोमेन संपुट के पास में घूमती हुई नलिका है या नहीं है? हाँ। अब जरा सोचिए, ये वाली नलिका, ये भी तो घूमती हुई है। हाँ सर, ये भी थोड़ा सा घुमाव लिए बैठी है। हाँ, क्या ये बोमेन संपुट के पास में कि दूर है? दूर है, तो इसको मैं बोलूंगा डीसीटी। डीसीटी सीटी दोनों में कॉमन है, कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, संवलित नलिका। बस डीसीटी को हम क्या बोलेंगे, दूरस्थ, दूरस्थ, डिस्टल। बस इतना सा वर्ड लिख रहा हूं, बाकी सी और टी का मीनिंग सेम ही है। क्या, घूमती हुई नलिका, दूर है किससे, बोमेन संपुट से। ठीक है, इन दोनों के बीच में, सर जी इन दोनों के बीच में, ये तो हमारी कौन सी हो गई है, समीपस्थ संवलित नलिका हो गई है। हाँ सर, ये समीपस्थ संवलित नलिका हो गई है, और ये हमारी दूरस्थ संवलित नलिका हो गई है, घूमती हुई। ठीक है जी। अब बात कर रहे हैं यहां पर किसकी, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में क्या आपको एक यू आकार की संरचना नहीं दिखाई दे रही? हाँ सर, ये दिखाई दे रही है यू आकार की संरचना। ये जो यू आकार की संरचना जो आपको दिखाई दे रही है, इस यू आकार की संरचना को, जो हेयर पिन के जैसी होती है, लड़कियां स्पेशली समझ जाएंगी, हेयर पिन होती है, आप लोग लगाते हैं सिर पर, हेयर पिन, बालों में लगाते हैं पिन, हेयर पिन यू आकार की होती है ना। तो ये जो यू आकार की संरचना जो हेयर पिन शेप की है, इसको हम बोलते हैं हेनले लूप। हेनले लूप। अब जरा सोचिए, इस हेनले लूप की दो भुजाएं हैं। सोचिए, यहां से जो भी चीज छनेगी ना, वो सबसे पहले बोमेन संपुट से किस में आएगी, पीसीटी में, पीसीटी से निकलकर किस में आएगी, हेनले लूप की इस भुजा में नीचे जाएगी। हाँ, यहां से होते हुए ऊपर आएगी। हाँ, यहां से होते हुए इसमें, इससे होती हुई इसमें। ठीक है, अब जरा सोचिए, इस हेनले लूप की दो भुजाएं, एक नीचे की तरफ जाती हुई, क्योंकि इसमें जो भी पदार्थ आएगा यहां से नीचे जाएगा और इसमें ऊपर जाएगा, क्योंकि ऊपर से यहां से आने वाला है पदार्थ। ठीक है, सो ये वाला भाग क्या कहलाता है, जो नीचे जाता है, इसको बोलते हैं अवरोही, अवरोही भुजा, अवरोही। और ये वाला जो ऊपर की तरफ चढ़ रहा है, इसको हम बोलते हैं आरोही। डन। अब आखिरी नलिका है ये वाली, इसको बोला जाता है संग्रह नलिका, संग्रह नलिका। तो कुल मिलाकर ये तो संरचना हो गई क्या, हमारे वृक्काणु की नलिकाएं। ये वृक्काणु की नलिकाएं हैं। ओके सर, वृक्काणु की हमें समझ में आ गई क्या, नलिकाएं, ये नलिकाएं हैं। ठीक है, अब इस वृक्काणु में क्या करना है सर, छानना है। किसको छानना है, रक्त को। तो रक्त लाना पड़ेगा ना, और रक्त कौन लेकर आएंगी सर, धमनियां लेकर आएंगी। मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल, कौन लेकर आएंगी, धमनियां। ये देखिए, देखिए समझिए, ये देखिए, ये है मान लो धमनी है, ये धमनी है। हाँ सर, ये कौन है, धमनी है। भाई मैंने यही तो लिखा था, रक्त नलिका, धमनी और शिरा। ये धमनी अंदर आई, अंदर आकर विभाजित हो गई है,
इस तरीके से विभाजित हो गई है, विभाजित हो गई है, और विभाजित होते होते इसके अंदर खुली, इसके अंदर। सर ये कौन था, याद कर, गोल गोल कप आकार की संरचना कौन थी, बोमेन संपुट। इसके अंदर आ रही है ऐसे कौन, धमनियां आ रही हैं। तो ये जो धमनी अंदर आ रही है इसको बोलते हैं अभिवाही धमनी, अभिवाही धमनिका या धमनी, धमनिका बोल दीजिए या धमनी बोल दीजिए, एक ही बात है। जब धमनी विभाजित होती है तो उसकी जो शाखाएं होती हैं उनको हम बोलते हैं धमनिका। ठीक है, चल भाई ये देखिए, ये वृक्क की धमनी है, जो वृक्क के अंदर धमनी आई, वृक्क के अंदर जो धमनी है वो शाखित हो रही है, कई सारी शाखाएं निकली किसकी, धमनी की, उनको हमने बोला धमनिका। ये धमनिका किसके अंदर जा रही है, प्रत्येक वृक्काणु की बोमेन संपुट में घुस गई है। ठीक है, और अंदर जाकर एक जाल सा बना रही है, अंदर जाकर जाल सा बना रही है। अब आप मुझे बताएं, आप में से कितने बच्चों को याद है मैंने जब परिसंचरण तंत्र बताया था तो क्या मैंने आपको ये नहीं बताया था रक्त नलिकाएं 3 प्रकार की होती है, याद आ रही है? एक वो रक्त नलिका जिसमें 3 भित्तियां थी, धमनी में भी 3 भित्तियां थी, शिरा में भी 3 भित्तियां थी, याद आ रही है? हाँ। एक ऐसी रक्त नलिका जिसमें एक भित्ति थी, क्या नाम था, केशिका, कैपिलरी, याद आ रहा है ना? एक्सचेंज जो हो रहा था, आदान प्रदान जो हो रहा था वो किससे हो रहा था, केशिका से हो रहा था ना। तो ये है कौन, अभिवाही धमनी का। और ये अभिवाही धमनी का आगे चलकर खुली है, ओपन हुई है किसमें, केशिकाओं के एक जाल में, ये है कैपिलरी केशिका। और ये जो केशिकाएं होती हैं, ये जो केशिकाएं जो अंदर दिख रही हैं, इनको बोला जाता है गुच्छ। क्या बोला जाता है, गुच्छ बोला जाता है। क्या बोला जाएगा, गुच्छ। ये है बोमेन संपुट, और ये क्या कहला रहा है, गुच्छ। अंग्रेजी में गुच्छ को बोला जाता है ग्लोमेरुलस, और बोमेन संपुट इज बोमेन संपुट। ठीक है, अब ये दोनों कौन, ये दोनों कौन कौन, ये कप शेप की संरचना कौन, बोमेन संपुट, और उसके अंदर ये कौन, केशिकाओं का जाल। ये दोनों मिलकर क्या कहलाता है, मेलपिगिकाए। इन दोनों को मिलाकर क्या बोला जाता है, मेलपिगिकाए, पिगिकाए कहा जाता है। इन दोनों को मिलाकर ये और ये मेलपिगिकाए। ठीक है सर। अब ये जो केशिका है, इस केशिका से बाहर, इस केशिका से बाहर एक और रक्त नलिका निकल रही है। भाई रक्त आया, आकर यहां से छन जाएगा, जो बच जाएगा वापस इधर से चला जाएगा। सिंपल सा कंसेप्ट है। हम क्या करने वाले, छानने वाले ना रक्त को। तो रक्त यहां से आया, इस केशिका में से नीचे छना, जो छन गया वो तो नीचे चला गया, जो नहीं छना वो वापस इस धमनी से जाएगा। इस धमनी का नाम है अपवाही, अपवाही धमनिका। इसको हम क्या बोलेंगे, अपवाही धमनिका। ठीक है सर, ये अपवाही धमनिका। ओके, अब ये अपवाही धमनिका जरा ध्यान से देखना, ये अपवाही धमनिका क्या लेकर जा रही है, वो चीज जो नहीं छनी। अभिवाही धमनिका क्या लेकर आई, रक्त। रक्त में से हमने अपशिष्ट पदार्थ को इस केशिका के जाल से नीचे छान दिया, छानकर पदार्थ कहां गया, बोमेन संपुट में, बोमेन संपुट से पीसीटी, पीसीटी से हेनले लूप, हेनले लूप से डीसीटी, और फिर संग्रह नलिका। जो चीज नहीं छनी यहां से वापस किस में आ गई, अभिवाही धमनिका। ओके, सिंपल, नॉर्मल, नॉर्मल है। अब ये अभिवाही धमनिका ध्यान से देखना, ये अभिवाही धमनिका जाकर खुल रही है किसमें, साबिक एक संरचना में जिसका नाम है परिनलिकीय केशिका। क्या, परिनलिकीय केशिका। ये देखिए, ये परिनलिकीय केशिका, ये परिनलिकीय केशिका है। ठीक है, कौन है ये, परिनलिकीय केशिका। अब जरा इमेजिन करना, ध्यान से देखना, परिनलिकीय केशिका, थोड़ा सा हाईलाइट करता हूं मैं परिनलिकीय केशिका को। ये है परिनलिकीय केशिका। ये पीली पीली सी दिख रही है, हाँ सर, ये परिनलिकीय केशिका है, परिनलिकीय केशिका।
अब आप मुझे बताएं, क्या मैंने परिनलिकीय केशिका किससे उत्पन्न करी है? सोचो, ये अपवाही धमनिका ओपन हुई है किसमें? एक केशिका में। एक केशिका, केशिका से क्या होता है? एक्सचेंज होता है ना। ये अपवाही धमनिका जो यहां से किस चीज को लेकर आ रही थी? जो नहीं छना है पदार्थ रक्त में से, उसको लेकर आ रही है और ओपन हो रही है किसमें? एक संरचना में जिसका नाम है परिनलिकीय केशिका। और ये परिनलिकीय केशिका किसके चारों तरफ लिपट रही है? देखो, पीसीटी, डीसीटी और साथ साथ इधर देखना, और साथ साथ इमेजिन करना, देखना, जरा गौर से देखना जनाब, गौर से देखना। ये परिनलिकीय केशिका का वो भाग, परिनलिकीय केशिका का वो भाग जो हेनले लूप के चारों तरफ था, परिनलिकीय केशिका का वो भाग जो हेनले लूप के चारों तरफ था। फिर से बोल रहा हूं, परिनलिकीय केशिका, परिनलिकीय केशिका पीली पीली थी। हाँ सर, ये पीली पीली थी, दिखाने के लिए, समझाने के लिए। परिनलिकीय केशिका का वो भाग जो हेनले लूप के चारों तरफ था, इस भाग को पर्टिकुलरली एक नाम दिया जाता है, नाम दिया जाता है इस भाग को, पर्टिकुलरली एक नाम दिया जाता है इस भाग को, इसको बोला जाता है वासा रेक्टा। क्या नाम दिया जाता है? वासा रेक्टा। अब जिनको नहीं समझ में आया, आप जरा ध्यान से सुनना। हमारी किडनी में 10 लाख है, किडनी में 10 लाख क्या है? वृक्काणु। एक वृक्काणु के 2 भाग हैं, क्या क्या? गुच्छ और नलिकाएं। कौन कौन? गुच्छ किससे बना? ग्लोमेरुलस किससे बना? अभिवाही धमनिका जो रक्त को लेकर आ रही थी। क्या? अभिवाही धमनिका जो रक्त को लेकर आ रही थी, जिसमें अशुद्धियां थी, अपशिष्ट पदार्थ थे, यूरिया था, है ना। ऑक्सीजन को भी ला रही है, क्योंकि धमनी है तो ऑक्सीजन को भी लाएगी। चलो, ऑक्सीजन तो निकल गई, आसपास की कोशिकाओं को मिल गई, हमें तो इस रक्त में से छानना है। मान लो छान दिया, कैसे छाना बताऊंगा। छान दिया, रक्त छान दिया। रक्त में से क्या छनता है? प्लाज्मा छनती है, प्लाज्मा। रक्त में यूरिया जो होता है वो किसमें होता है? उसकी प्लाज्मा। भाई आरबीसी में थोड़ा ना होगा, डब्ल्यूबीसी में, प्लेटलेट्स, इन ये तो कोशिका है, उनमें थोड़ा ना होगा, किसमें होगा? प्लाज्मा में। तो हमें किसको छानना है? प्लाज्मा को। प्लाज्मा छनता है। अब प्लाज्मा में प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन इतने बड़े होते हैं, नहीं छन पाते हैं, तो कुल मिलाकर यहां पर प्लाज्मा विदाउट प्रोटीन छनता है नीचे, जिसमें आपका यूरिया होता है। और भी यूजफुल चीजें भी होती है जो सारी नीचे छन जाती है। ओके, जो नहीं छना वो यहां से यहां आया, किससे? अपवाही धमनिका। अपवाही धमनिका एक नलिका में खुली है जिसका नाम है क्या बेटा? परिनलिकीय केशिका। परिनलिकीय केशिका। मैंने सिर्फ इतना सा बोला, ये परिनलिकीय केशिका पीले रंग की है जो पीसीटी के चारों तरफ लिपट रही है, डीसीटी के चारों तरफ लिपट रही है। हाँ, लेकिन परिनलिकीय केशिका हेनले लूप के चारों तरफ यू आकृति की संरचना बना रही है जिसका नाम है वासा रेक्टा। बस इतनी सी तो बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं, डंडना डंडन। इतनी सी बात क्लियर? ओके, ये हमारी संरचना किसकी? वृक्काणु की। खत्म। अब यही चीज को जरा देखिए यहां पर समझा कर, अभिवाही धमनिका आई, क्या बनाया? जाल बनाया, क्या कहला रहा है? गुच्छ कहला रहा है। ये यू कप शेप की संरचना बोमेन संपुट कहला रही है। यहां से अपवाही धमनिका निकल जाएगी। ये समीपस्थ संवलित नलिका है बेटा जी। डन। इतनी सी बात समझा रखी है। ये सारी चीजें यहां पर दे रखी है। ये देखो, ये अभिवाही धमनिका, जाल बनाया, क्या कहला रहा है? गुच्छ कहला रहा है। ये पीले रंग की जो संरचना है, ये नलिकाएं हैं। कौन है? बोमेन संपुट है। फिर ये पीले रंग की घुमावदार संरचना समीपस्थ संवलित नलिका। फिर ये यू आकार की संरचना हेनले लूप, जिसकी आरोही भुजा है, अवरोही भुजा है, हेनले पार्श्व या हेनले लूप बोला जाता है इसको। फिर ये किसमें ओपन हुई है? दूरस्थ संवलित नलिका में। दूरस्थ संवलित नलिका किसमें ओपन हुई है? संग्रह नलिका में। ये तो होगी हमारी नलिकाएं वृक्काणु की। फिर हमने बोला था अभिवाही धमनिका ही, गुच्छ बनाया, गुच्छ से क्या निकली? अपवाही धमनिका। ये अपवाही धमनिका आगे चलकर क्या बना रही है? एक जाल सा बना रही है जिसको हमने परिनलिकीय केशिका बोला था। परिनलिकीय केशिकाएं जो है वो पर्टिकुलरली किसके पास में? हेनले लूप के पास में जो मिलती है उनको हम क्या बोलते हैं? वासा रेक्टा। इतनी सी बात समझानी थी। आई होप यहां तक की बात आपको क्लियर हो गई होगी। बाकी देखिए ये सारी चीजें यहां पर समझा रखी हैं, सब कुछ यहां पर बता रखा है। ठीक है, सब कुछ यहां पर ये सारी चीजें समझा रखी है।
अब इसके बाद जो अगला टॉपिक आता है वो आता है मूत्र निर्माण। अब सीधा अगला जो टॉपिक आता है वो आता है मूत्र निर्माण। ठीक है, अब मूत्र निर्माण की बेटा जब हम बात करेंगे तो यहां पर मूत्र निर्माण 3 चरणों में होता है। बहुत सीधे सीधे तरीके से मैं बताता हूं मूत्र निर्माण। देखो, देखिए मूत्र निर्माण के 3 स्टेप होते हैं। गुच्छीय निसंयंद, निसंयंद का मतलब होता है छानना। गुच्छीय का मतलब क्या था? ग्लोमेरुलस, यानी ग्लोमेरुलस से छानेंगे। पुनः अवशोषण का मतलब होता है रीएब्जॉर्प्शन, यानी किसी चीज को अवशोषित करके फिर से अवशोषण, क्या कहलाता है? पुनः अवशोषण। और स्त्रावण का मतलब किसी चीज में डालना। ठीक है, चलिए अब ये क्या होता है ध्यान से देखना। जो चीज मैं आपको समझाने वाला हूं इधर देखना, थोड़ा सा पीछे ही लेकर चलते हैं हम यहां पर भाई। इस डायग्राम में जरा इमेजिन करना, हमारी किडनी में 1 मिनट में 1100 से 1200 ml क्या आ रहा है? रक्त आ रहा है। मेरी किडनी में 1100 से 1200 ml क्या आ रहा है? रक्त आ रहा है। याद कर हृदय निकास कितना था 1 मिनट में? 5 लीटर था। याद कर, बताया था। याद कर पिछले चैप्टर में 5 लीटर बताया था कि नहीं बताया था? कार्डियक आउटपुट 5 लीटर था, लगभग 5000 ml। तो क्या मैं ये नहीं बोल सकता 5000 ml जो मेरे हृदय से निकला था, 5000 ml जो मेरे निले से निकला था, कौन से? बाएं निले से निकला था, ऑक्सीजन ऑक्सीकृत रक्त जो था 5000 ml निकला था। उस 5000 ml में से 1000 ml मेरी किडनी के पास गया। यही तो मैंने अभी बोला आपसे। मैंने क्या बोला? किडनी में 1100 से 1200 ml क्या आ रहा है? रक्त आ रहा है। तो मेरे हृदय से ऑक्सीकृत रक्त कितना निकला था? लगभग 5000 ml, जिसमें से लगभग 1100-1200 किस में आ रहा है? किडनी में आ रहा है। तो मैं ये नहीं बोल सकता जितना हृदय से निकला था उसका 1/5वां हिस्सा, 1/5 पार्ट किस में पहुंचा? किडनी में। नहीं बोल सकता, इतनी तो गणित लगा सकते हैं भाई। 5000 ml में से लगभग 1000 ml अगर मेरी किडनी में आ रहा है तो 1/5 पार्ट नहीं हो गया? सोचिए, 1/5, 1/5वां हिस्सा मेरे किसके पास पहुंचा? किडनी के पास है। इतनी सी बात समझ में आ गई है ना? आ गई। चलिए, तो सर यहां पर लगभग 1100 से 1200 ml क्या आया है? रक्त आया है। ओके सर, नो प्रॉब्लम। अब इस 1100 से 1200 ml में प्लाज्मा कितनी होगी जरा बताओ? पिछले चैप्टर में आपको बताया है। सोचो 55% कौन होता है? प्लाज्मा होती है ना। याद कर, बताया था ना, 45% कोशिका, 55% क्या थी? आपकी प्लाज्मा। मैंने बोला 1100 से 1200 ml यहां पर रक्त आ रहा है, तो इन 1100 से 1200 ml में लगभग 650 ml कौन है? प्लाज्मा है। अरे प्रभु, 1000 का 55% कितना हो जाएगा? 55, 550 भाई। 1000 रुपए का 1000 ml का 55% कितना हो जाएगा? 550 ml होगा कि नहीं होगा? तो प्रभु यहां पर 1200 ले लिया, 1200 ml का या 1100, 1150 ml का 55% कितना हो जाएगा? एवरेज औसतन कितना हो जाएगा? 650 ml। यार इतनी सी बात ही तो बोलिए। तो यहां पर हमने क्या बोला? 1100 से 1200 ml क्या आ रहा था? रक्त आ रहा था। ये अभिवाही धमनी का लेकर आ रही थी, ये देख रक्त लेकर आ रही है, आ रही है। और ये जो टोटल रक्त आ रहा है इसमें से 650 ml कौन है? प्लाज्मा है। हाँ, अब ये जो 650 ml यहां पर जो प्लाज्मा पहुंची है इस टोटल रक्त में 650, देख 1100 से 1200 ml कौन है? ब्लड है। और उस ब्लड में जो 1100 से 1200 ml ब्लड आ रहा है उसमें 650 ml कौन है? प्लाज्मा। इतनी सी बात खोपड़ी में बैठ गई। पानी आ रहा है, 1100 से 1200 ml, जिसमें 650 ml कौन है? प्लाज्मा। बस पानी नहीं, मतलब सॉरी, रक्त 1100 से 1200 ml, उस रक्त में 650 ml कौन है? प्लाज्मा यहां पर पहुंची। उन 650 ml में से 125 ml नीचे छन गई, 125 ml नीचे छन गई। और ये सारा काम किस में हो रहा है? 1 मिनट में। 1 मिनट में 1100 से 1200 ml क्या आ रहा है? रक्त आ रहा है। उस रक्त में वर्ड ध्यान से सुनना, उस 1100 से 1200 ml रक्त में 650 ml कौन है? प्लाज्मा है। वो 650 ml प्लाज्मा में से नीचे कितनी छन रही है? 125 ml छन रही है। बाकी 425 ml नहीं छन पाई। कौन? प्लाज्मा। क्यों नहीं छन पाई है? क्यों नहीं छन पाई? पूछेंगे ना सर क्यों नहीं छन पाई? तो प्रभु ये जो ग्लोमेरुलस जो होता है ना, गुच्छ, इस गुच्छ में होते हैं छिद्र, और उन छिद्रों से प्रोटीन नहीं छन पा रहे थे। किसके? प्लाज्मा के। जो चीजें छन सकती थी उन छिद्रों से वो छन गई। और कितनी छन रही है? प्रति मिनट 125 ml नीचे आई है।
अब आप बोलेंगे सर ये 125 ml यहां से होती हुई, 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 यहां पहुंचेगी। और यहां पर मैं आपसे बोल रहा हूं मूत्र होता है। इस संग्रह नलिका में क्या बन जाता है? मूत्र बन जाता है। तो सर क्या 125 ml जो छना था यहां पर गुच्छ से, बोमेन संपुट, फिर पीसीटी, फिर हेनले लूप, फिर डीसीटी और संग्रह नलिका, 125 ml छना था, क्या वो 125 ml पहुंचता है? नहीं। कितना पहुंचता है? लगभग 1.25 ml। 1.25 ml। अब थोड़ा सा अगर कॉमन सेंस लगाएंगे, 125 ml छना, कौन? प्लाज्मा, जिसमें यूरिया वूरिया वो सब था। 125 ml यहां पर पहुंचा, इसमें से पहुंचते 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 यहां पर कितना पहुंचा? 125 में से केवल 1.25 पहुंचा है, यानी केवल 1% ही तो पहुंचा है। नहीं 125 का 1% कितना होएगा? 1.25 नहीं होएगा। तो मैंने क्या बोला भैया, 125 ml छना, हाँ, छन्ने के बाद यहां से घूमते घूमते हेनले लूप से, फिर डीसीटी से घूमते घूमते संग्रह नलिका में 1.25 ml आया। क्या आया? मूत्र आया। बाकी सर 1% ही तो आया, बाकी 99% कहां गया? वो जो 99% जो चीज यहां पर आई थी वो कहां गई? वो 123.75 ml जो चीज जो थी वो कहां गई? तो वो चीज यहां से पीसीटी से बाहर निकली, हेनले लूप से बाहर निकली, डीसीटी से बाहर निकली, उसका किया अवशोषण, उनको निकाला बाहर। किससे? पीसीटी से बाहर निकाला, हेनले लूप से बाहर निकाला, डीसीटी से बाहर निकाला, उनको अवशोषित किया। बाहर आ गया? हाँ सर। यहां पर आ गया वो पदार्थ? हाँ सर। ये आ गया, यहां पर आ गया, ये आ गया यहां पर वो पदार्थ जो यहां से छन छनाकर यहां पर आ रहा था, वो आ गया बाहर, है ना? वो यूजफुल चीज थी, वो लाभदायक चीज थी जो यहां से छन गई थी। तो क्या करा हमने? उसका अवशोषण किया, हम बाहर निकाला, और निकाल कर, ध्यान से सुनना, निकाल लिया और निकाल कर फिर उसको हमने वापस से देख, ये पीली नलिका में, यहां से पीली नलिका में डाल दिया। अब इमेजिन कर, वो पीली नलिका और ये लाल वाली वासा रेक्टा में हमने डाल दिया, ये क्या कहलाएगा? अवशोषण के पुनः अवशोषण। पुनः, पहले एक बार बाहर निकाला, अवशोषण, निकालकर फिर से डाल दिया, पुनः अवशोषण। तो हमने जो 125 ml में से 1.25 ml तो मूत्र बनाने के लिए यूज में लिया। यानी देख सीधी सी बात है, समझ बालक, बहुत सारा कंफ्यूजन होता है बच्चों को, बहुत सारा, क्योंकि पहले कभी ध्यान से पढ़ा नहीं होगा, सुना नहीं होगा। अगर पहले पढ़ा हुआ है 11वीं कक्षा में, आराम से समझ में आ जाएगा। देख, यहां से 1100 से 1200 ml क्या आया? रक्त आया, और ऑब्वियस सी बात है 1100 से 1200 ml क्या आया? रक्त आया। उस रक्त में लगभग 650 ml क्या थी सर? प्लाज्मा थी। मैंने कहा ओके, कितनी प्लाज्मा थी? 650 ml। 650 ml नीचे, 650 ml में से नीचे कितनी छनी? 125 ml छन गई है, बाकी नहीं छन पाई, क्योंकि यहाँ पर जो छिद्र थे वो छनने नहीं दे रहे थे, बड़े बड़े प्रोटीन थे, नहीं छन पाए, वो यहां से इधर चले गए हैं, इधर चले गए हैं। आरबीसी चली गई, डब्ल्यूबीसी चली गई, प्लेटलेट चली गई, प्लाज्मा जो नहीं छना वो चला गया। ठीक है, तो सर यहाँ पर नीचे जो छना है वो क्या है? देख, उसमें अपशिष्ट पदार्थ भी है, यूरिया भी है, यूरिक अम्ल भी होता है, थोड़ा बहुत अमोनिया भी होता है, थोड़ा बहुत, मेजरली यूरिया है, और सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, बहुत सारी चीजें हैं। आपके अमीनो अम्ल भी हैं, ग्लूकोज भी हैं, बहुत सारी चीजें। यानी जो चीज छनी है ना, उसमें हार्मफुल चीज भी है और यूजफुल चीज भी थी। यानी क्या ये निस्यंदन जो था, फिल्ट्रेशन जो था, क्या ये सेलेक्टिव था? सेलेक्टिव का मतलब कि जो खराब चीजें केवल उसको ही नीचे छानना है? नहीं, ये नॉन सेलेक्टिव था। नॉन सेलेक्टिव का मतलब कि यहां पर ये नहीं देखा जा रहा कि किसको छानेंगे किसको नहीं, यहां पर जो चीज छन सकती है छन गई छिद्रों से, और वो जो चीज छनी है वो यूजफुल भी है और हार्मफुल भी है। हमें तो हार्मफुल चीज को कलेक्ट करना है और मूत्र बनाना है, यूजफुल चीज को थोड़ा ना मूत्र के द्वारा निकालना है। तो यूजफुल चीज को हमें क्या करना पड़ेगा? वापस से खींचना पड़ेगा। तो इन नलिकाओं से जब वो चीज छन रही थी, 125 ml जब जा रहा था यहां से,
उस 125 ml में से कुछ यहां से बाहर निकल गया, फिर यहां हेनले लूप की अवरोही भुजा से निकल गया, आरोही भुजा से निकल गया, बाहर निकलता जा रहा है इस जगह पर, डीसीटी से बाहर निकल गया। यूजफुल चीजें निकलती जा रही है और निकल कर बाहर आ गई है। यहां से हमने इनको अवशोषित कर लिया, यहां से अवशोषित करके बाहर निकाल लिया। ये क्या कहलाएगा? अवशोषण। तो पुनः अवशोषण, फिर से अवशोषित करेंगे। अब यहां से निकालकर कहां डालेंगे? साहब ये कौन थी? याद कर, ये कौन थी? अपवाहित धमनिका, जो किसमें बदली? परिनलिके केशिका में। ये पीला पीला भाग है, ये वासा रेक्टा इसी का ही भाग है, ये पीला पीला वही परिन, इन सब के अंदर डाल देंगे। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी? पुनः अवशोषण। जो यूजफुल चीज है हमने उसको वापस से कलेक्ट कर लिया, और जो हार्मफुल चीज थी यहां से चलते यहां पर पहुंची, और यहां पर क्या बन गया? मूत्र बन गया। खत्म। ये क्या कहलाएगा? पुनः अवशोषण। तो कुल मिलाकर 2 चरण हो गए हैं किस चीज के बेटा? मूत्र निर्माण के। एक हो गया क्या मेरे भाई? एक हो गया क्या? निस्यंदन हो गया, एक हो गया पुनः अवशोषण, और एक तीसरा होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? स्त्रावण। देख लो, यही चीज जो मैंने आपको बोली है। गुच्छ से क्या करना है? निस्यंदन करना है, छानना है। 1100 से 1200 ml आता है, जिसमें से 1/5वां हिस्सा आ रहा है हृदय से, बता दिया था मैंने आपको, ठीक है। ये यहां से छनता है, छनने के बाद कितना छन रहा है? देख यहां पर 125 ml प्रति मिनट की दर से छन रहा है। अब जरा सोच, 1 मिनट में अगर 125 ml छन रहा है तो एक दिन में कितना होएगा? आप निकाल सकते हैं। 1 मिनट में 125, तो 1 घंटे में कितना? 125 × 60। एक दिन में कितना? 125 × 60 × 24, लगभग 1,80,000 ml आएगा, जिसको अगर हम लीटर में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा? 180 लीटर, वही लिखा हुआ। इतनी कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। तो यानी एक दिन में अगर मैं देखूं तो एक दिन में मेरे यहां से, सोचना, थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ यार, थोड़ा सा कॉमन सेंस। इस गुच्छ से 1 मिनट में कितनी प्लाज्मा छन रही है? 125 ml। एक दिन में अगर निकालनी होगी तो कैसे निकालेंगे? 1 मिनट में 125, तो 1 घंटे में कितना? 125 × 60। 1 घंटे में आ जाएगी, क्योंकि 1 घंटे में कितने? 60 मिनट है ना। 1 मिनट में इतनी, तो 1 घंटे में कितनी? 100। अवशोषण, तो पुनः अवशोषण, फिर से अवशोषित करेंगे। अब यहां से निकालकर कहां डालेंगे? साहब ये कौन थी? याद कर, ये कौन थी? अपवाहित धमनिका, जो किसमें बदली? परिनलिके केशिका में। ये पीला पीला भाग है, ये वासा रेक्टा इसी का ही भाग है, ये पीला पीला वही परिन, इन सब के अंदर डाल देंगे। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी? पुनः अवशोषण। जो यूजफुल चीज है हमने उसको वापस से कलेक्ट कर लिया, और जो हार्मफुल चीज थी यहां से चलते यहां पर पहुंची, और यहां पर क्या बन गया? मूत्र बन गया। खत्म। ये क्या कहलाएगा? पुनः अवशोषण। तो कुल मिलाकर 2 चरण हो गए हैं किस चीज के बेटा? मूत्र निर्माण के। एक हो गया क्या मेरे भाई? एक हो गया क्या? निस्यंदन हो गया, एक हो गया पुनः अवशोषण, और एक तीसरा होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? स्त्रावण। देख लो, यही चीज जो मैंने आपको बोली है। गुच्छ से क्या करना है? निस्यंदन करना है, छानना है। 1100 से 1200 ml आता है, जिसमें से 1/5वां हिस्सा आ रहा है हृदय से, बता दिया था मैंने आपको, ठीक है। ये यहां से छनता है, छनने के बाद कितना छन रहा है? देख यहां पर 125 ml प्रति मिनट की दर से छन रहा है। अब जरा सोच, 1 मिनट में अगर 125 ml छन रहा है तो एक दिन में कितना होएगा? आप निकाल सकते हैं। 1 मिनट में 125, तो 1 घंटे में कितना? 125 × 60। एक दिन में कितना? 125 × 60 × 24, लगभग 1,80,000 ml आएगा, जिसको अगर हम लीटर में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा? 180 लीटर, वही लिखा हुआ। इतनी कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। तो यानी एक दिन में अगर मैं देखूं तो एक दिन में मेरे यहां से, सोचना, थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ यार, थोड़ा सा कॉमन सेंस। इस गुच्छ से 1 मिनट में कितनी प्लाज्मा छन रही है? 125 ml। एक दिन में अगर निकालनी होगी तो कैसे निकालेंगे? 1 मिनट में 125, तो 1 घंटे में कितना? 125 × 60। 1 घंटे में आ जाएगी, क्योंकि 1 घंटे में कितने? 60 मिनट है ना। 1 मिनट में इतनी, तो 1 घंटे में कितनी? 125 × 60। ओके। एक दिन में कितनी? तो 125 × 60 × 24 घंटे होते हैं। खत्म। तो आंसर कितना आएगा? 1,80,000 ml। इसको अगर मैं 1,80,000 ml को लीटर में बदलूंगा तो कितना हो जाएगा? 180 लीटर। यानी एक दिन में
मेरी किडनी में 180 लीटर प्लाज्मा छन रही है। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा। 180 लीटर यार, 1 लीटर की पेप्सी की बोतल इतनी सी होती है, 180 लीटर तो प्लाज्मा छन रहा है। सोच, कॉमन सेंस लगा। 180 लीटर प्लाज्मा छन रहा है, तो यहां पर अगर 180 लीटर पहुंच जाता तो मैं तो बेटा पूरा दिन बाथरूम में ही बैठा रहता, पूरा दिन मूत्र निकलता रहता है। 180 लीटर पूरे दिन है, सोचो, समझ रहे? तो जरा सोचिए, 125 ml प्रति मिनट या 180 लीटर प्रति दिन के हिसाब से यहां पर कितना पहुंचा। अगर उतना ही पहुंच जाता तो ये तो गलत हो जाता ना। तो यहां पर यूजफुल चीजों को निकालना पड़ेगा, और निकालने की इस प्रक्रिया को हम क्या बोल रहे हैं? पुनः अवशोषण बोल रहे हैं। अच्छा, एक और चीज, ये जो क्षमता है ना, इसको हम बोलते हैं GFR। ये वर्ड याद रखना, क्या बोलता है? ये जो छन रहा है इसको हम क्या बोलते हैं? GFR, गुच्छीय निस्यंदन दर, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बोलते हैं। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, GFR बोलते हैं। कि जिस दर से ग्लोमेरुलस से यानी गुच्छ से छन रहा है क्या? प्लाज्मा विदाउट प्रोटीन। याद रखना, प्रोटीन को छोड़कर प्लाज्मा का सारा भाग नीचे छनता है। ठीक है, अब छन आ गया, अब इतनी सारी चीजें छन गई। अब इतनी सारी चीजों में से कुछ लाभदायक भी होंगी, और जो लाभदायक होंगी उनका क्या हो जाएगा? 99%, देखो साफ साफ लिखा हुआ है, 99% जो छना है वो पुनः अवशोषित कर लिया जाएगा, और इस प्रक्रिया को बोला जाएगा पुनः अवशोषण। अब ये पुनः अवशोषण बेटा सक्रिय भी हो सकता है, निष्क्रिय भी हो सकता है। जैसे ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, सोडियम आयन सक्रिय रूप से होते हैं, जबकि नाइट्रोजन जबकि जो जल जो होता है वो निष्क्रिय रूप से अवशोषित होता है। यानी कुल मिलाकर पुनः अवशोषण जो था वो सक्रिय निष्क्रिय दोनों रूप से हो सकता है। अब आखिरी जो चीज जो होती है वो होती है स्त्रावण। सर ये स्त्रावण क्या होता है? ये स्त्रावण क्या होता है? देख ध्यान से सुन, मैंने तुम्हें यहां पर बताया, इधर थोड़ा सा मैं पीछे ले जाऊंगा, मैंने तुम्हें यहां पर बताया, देख वापस से सुनना, पूरी कहानी को फिर से समझना, फिर से समझेगा तो सारी चीजें क्लियर होंगी। देख यहां पर रक्त आया कितना, वापस से आराम से तसल्ली से सुनो, ध्यान से, कंसंट्रेशन पूरी की पूरी। यहां पर कितना आया किडनी में? 1100 से 1200 ml आया। ओके, 1100 से 1200 ml जो आया है, उस 1100 से 1200 ml रक्त में 650 ml कौन है? प्लाज्मा, क्योंकि टोटल रक्त का 55% कौन होता है? प्लाज्मा। तो ये जो 1100 से 1200 ml आ रहा है, इसी 1100 से 1200 ml में 650 ml कौन है? प्लाज्मा। ओके, ये यहां पर पहुंची 650 ml प्लाज्मा। हाँ, इसमें से 125 ml नीचे छन गई है, बाकी नहीं छन पाई है, क्योंकि यहाँ पर जो छिद्र जो होंगे, जिनको हम स्लिट पोर्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं? स्लिट पोर्स बोलते हैं। स्लिट पोर्स, देखिए यहाँ पर वर्ड भी मिल जाएगा, कहाँ है? स्लिट पोर्स, कहाँ गया? हाँ, स्लिट पोर्स, खांच छिद्र, दिख रहा है? ये जो स्लिट पोर्स जो होंगे यहाँ पर, ये जो स्लिट पोर्स होंगे यहाँ पर, छिद्र जो होंगे जिससे ये नीचे छनेगा क्या? प्लाज्मा विदाउट प्रोटीन। प्लाज्मा छनेगा लेकिन उसमें प्रोटीन नहीं छन पाएगा, क्योंकि छिद्रों का आकार इतना छोटा है कि उसमें प्रोटीन नहीं छन पाएंगे। चलिए जी, नीचे छन गया। छनने के बाद नीचे आया, कौन आया? सर नीचे आया, कौन आया भैया? प्लाज्मा आया, जिसमें यूजफुल चीज भी है, हार्मफुल भी है। हमें इस हार्मफुल में से यूजफुल चीज को बाहर निकाल लिया, निकालते जा रहे हैं। पीसीटी से निकाल लिया, हेनले लूप से निकाल लिया, डीसीटी से निकाल लिया, और जो हार्मफुल चीज थी उसको खिसकाते 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 यहां ले आए हैं। जल के साथ वो आया है और क्या बन गया? मूत्र बन गया। और जो यूजफुल चीज थी उसको हमने यहां से बाहर निकाल लिया, और बाहर निकालने के बाद उसको पुनः किसमें डाल दिया? परिनलिकीय केशिका में। ठीक है सर, ये पुनः अवशोषण हो गया। अब इधर ध्यान से सुनना, सर हमने जो छाना था, क्या हमको ये पता है कि जो चीज छनी है वाकई वो सारी की सारी अपशिष्ट पदार्थ नीचे छन गया? नहीं, हो सकता है कि कुछ अपशिष्ट पदार्थ जो नहीं छन पाया, सोचो, हो सकता है यहां से कुछ ऐसा पदार्थ होगा जो नीचे नहीं छन पाया हो, यहां आ गया हो। किसमें? अभिवाही में, सॉरी अपवाही में। अपवाही से किसमें आ गया? परिनलिकीय केशिका में आ गया। हो सकता है वासा रेक्टा में भी हो,
है ना। तो याद रखना पर्टिकुलरली परिनलिकीय केशिका जो पीसीटी और डीसीटी के आसपास है, ये पीली पीली जो है, जिनमें मान लो वो पदार्थ जो नहीं छना था, जो अपशिष्ट था, उसको निकाल कर इस पीसीटी और डीसीटी में डाला जाएगा। ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी? स्त्रावण कहलाएगी। इसी प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? स्त्रावण बोला जाता है। इसी प्रक्रिया को क्या बोला जाता है बेटा? स्त्रावण बोला जाता है। तो अब मोटे मोटे तौर पर देखना, देख मेरे भाई, समझ फटाफट देख। यहां से रक्त आया, आया, जिसमें से नीचे 125 ml कौन छट गई? प्लाज्मा विदाउट प्रोटीन, जिसमें यूजफुल भी और हार्मफुल भी है। ये यहां से होती हुई यहां से यहां तक जा रही थी प्लाज्मा विदाउट प्रोटीन, और यहां पर जो पहुंची है वो 1.25 ml पहुंची, वो भी हार्मफुल सब्सटेंस। यूजफुल को हमने बाहर निकाल लिया, यहां से बाहर निकाल लिया। ओके, जो यहां से छन गया था उसको हमने जीएफआर बोला। जो नहीं छना वो यहां पर अपवाहित धमनिका से होता हुआ आया। ये अपवाहित धमनिका जो थी, ये अपवाहित धमनिका किस में खुली? सर ये परिनलिकीय केशिका में खुली है। ठीक है, कौन है ये? सर ये परिनलिकीय केशिका थी। ठीक है, अब ये जो परिनलिकीय केशिका जो नीली नीली मैंने दिखाई है, इसका वो भाग जो हेनले लूप के चारों तरफ है वो वासा रेक्टा कहलाता है। ओके सर, डन। अब यहां पर कौन सी चीज आई है जो नहीं छनी थी? हो सकता है उसमें से कुछ पदार्थ अभी भी अपशिष्ट हो जो नहीं छन पाया हो प्रॉपरली नीचे। तो हमने क्या किया? उस पदार्थ को निकालकर हमने पीसीटी और हमने डीसीटी में डाल दिया। ये प्रक्रिया स्त्रावण कहला रही। छानने की प्रक्रिया निस्यंदन कहला रही थी। अब जो यूजफुल चीज थी उसको हमने बाहर निकाल लिया था, और निकाल कर वो जो बाहर जो निकल था उसको हमने इन्हीं परिनलिकीय केशिका में डाल दिया। ये क्या कहलाएगा? पुनः अवशोषण। ये तीन प्रक्रिया हो रही है जिसके कारण फाइनली मूत्र का निर्माण हो जाएगा। अब ये संग्रह नलिकाएं, ध्यान से सुनना, ये संग्रह नलिकाएं, यहां से ये संग्रह नलिकाएं, ऐसे लगभग 4000 संग्रह नलिकाएं होती हैं। एक किडनी में लगभग 4000, ये हमारी बुक में नहीं लिखा हुआ, लगभग 4000 संग्रह नलिकाएं यहां से चक्षक से होती हुई सारी की सारी यहां पर आकर खुलती हैं और यहां पर मूत्र निकाल देती हैं, और वो मूत्र इस मूत्र नलिका से होते हुए बाहर आ जाएगा। ये थी पूरी प्रक्रिया किसकी? मूत्र निर्माण की। और ये थी सारी चीजें जो मैंने आपको समझा दी हैं। अभी कुछ और टॉपिक भी रह रहे हैं इस चैप्टर में, वो आपको समझाने बाकी है मेरे दोस्त। तो आज के लिए बेटा इतना ही है, आज के लिए इतनी ही हम बात करने वाले हैं। ठीक है, अभी समय हुआ है आपके क्विज का। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आता हुआ फर्स्ट। अस्थिल मछलियां होती हैं, याद करिए मैंने आपको समझाया था, आपको बताया था कि अस्थिल मछलियां कैसी होती हैं। अमोनिया उत्सर्जी होती हैं, यूरिया उत्सर्जी होती है, यूरिक अम्ल उत्सर्जी होती है, या कोई नहीं? दिमाग लगाइए, सोचिए। अस्थिल मछलियां, अस्थिल, ऑस्टिकथीज, अस्थिल मछलियां कैसी थी? दूसरा प्रश्न, प्रत्येक वृक्क में कितनी वृक्काणु पाई जाती हैं? एक किडनी में लगभग कितनी नेफ्रॉन, कितनी वृक्काणु मिलती हैं? 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 100 लाख? 100 लाख का मतलब आपका 1 करोड़ हो गया। सोचिए भाई, दिमाग लगाएं। चलिए, समय हुआ समाप्त। आइए डिस्कस करते बेटा, मात्र 2 ही प्रश्न। पहला, अस्थिल मछलियां होती है, कैसी होती है? याद कर यार, आज सारा बताया है तुमको यार। कैसी थी? अमोनिया उत्सर्जी नहीं थी क्या? बताया तो है। ये देख, अस्थिल मछलियां अमोनिया उत्सर्जी, साफ साफ बताया है। ठीक है जी, अस्थिल मछलियां कैसी होती है बेटा जी आपकी?
अमोनिया उत्सर्जी होती है। ठीक है। दूसरा, एक वृक्क में लगभग कितनी वृक्काणु होती है? ये देख, ये भी बताया है कितनी, ये देख 10 लाख। ये देख, पीछे ले जाऊंगा फिर से बताने के लिए कितनी होती हैं, समझाया था, बताया था यहां पर कितनी, 10 लाख एक वृक्क में, एक वृक्क में, एक किडनी में कितनी है, 10 लाख है। आंसर इज सी। खत्म। अब इस चैप्टर में जो भी चीज रह गई है वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और इस चैप्टर को करेंगे खत्म उत्सर्जन तंत्र को। तो मिलेंगे बेटा जी नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।